वेलकम टू चैनल गाइस, मैं प्रकाश राजा। एक बिल्कुल नया और फ्रेश टॉपिक हम आज देखने वाले हैं अबाउट आईपीओ। आईपीओ क्या होता है, बेसिक टू एडवांस जानकारी, जैसे कि रिस्क कितना है, प्रॉफिट कितना हो सकता है, और की परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या होते हैं, जैसे केपीआई कि मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, कौन से कंपनी का आईपीओ लेना चाहिए, कौन से कंपनी का आईपीओ नहीं लेना चाहिए, किस तरीके से आप बैलेंस शीट को रीड करोगे, कौन सा आईपीओ अच्छा है, कौन से आईपीओ में जोखिम कम है, मतलब रिस्क कम है और रिवार्ड ज़्यादा है। इस तरीके की सभी जानकारी आप खुद एनालिसिस कर सकते हो। इस तरीके का ये वीडियो है, 100% प्योर एजुकेशनल कंटेंट है। खुद आप क्या करोगे, इस वीडियो के बाद खुद इस वेबसाइट पे जाके आप खुद का आईपीओ का एनालिसिस खुद करोगे, ठीक है। वैसे हेल्प करने के लिए तो मैं डालता ही हूँ, लेकिन हर आईपीओ का वीडियो मेरे तरफ से भी नहीं आता है। आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क, तो बिजी होने के कारण हर आईपीओ नहीं दे सकता हूँ। जो पब्लिक में ट्रेंडिंग है उसके बारे में मैं वीडियो करके इस वीडियो को देखने के बाद तो ऑल की पॉइंट्स देखेंगे। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आईपीओ का मतलब क्या होता है, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर हिंदी में क्या होता है, फर्स्ट टाइम पब्लिक के लिए, मतलब हम लोगों के लिए किया जाने वाला ऑफर है। ये इससे पहले कंपनी कितने साल से मार्केट में है ये आप जान सकते हो। उसका वेबसाइट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, CHITTORGARH चित्तौड़गढ़.com NSC.com। इसके ऊपर भी सबसे ऊपर आप यहाँ पे देख रहे होंगे आईपीओ का कॉर्नर है, लेकिन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा कम होती है। चित्तौड़गढ़.com पे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। तो आप ऑफिशियल एनएससी का भी जान सकते हो, बीएससी में भी मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है। चित्तौड़गढ़.com पे थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। फर्स्ट टाइम कंपनी 10 या 20 साल से काम कर रही होगी, तब जाके वो क्या करते हैं, उनको पैसे की जरूरत अगर होती है तो वो बाहर से बैंकों से कर्जा ना लेने पड़े, इसीलिए ये क्या करते हैं, हमारे जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर, मल्टीपल इन्वेस्टर्स उनको पैसे देते हैं। समझ लेता हूँ, मैं मानता हूँ कि प्रकाश राजा एक इन्वेस्टिंग फंड कंपनी है और ये मैं पिछले 25 साल से चला रहा हूँ। इसका मैं अगर आईपीओ लाता हूँ तो ब्रांडिंग होगा, ट्रस्टवर्दी होगा। दूसरा, कितने साल से मैं काम कर रहा हूँ ये मुझे दिखाना पड़ेगा। तीसरा, मेरा बैलेंस शीट सेबी को प्रेजेंट करना पड़ेगा। चौथा, इसका वैल्यूएशन मर्चेंट बैंक्स करती है। मर्चेंट बैंक्स क्या होता है सर, ऐसे बैंक को जानते हो, एक्सिस बैंक को जानते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जानते हैं, बंधन बैंक को जानते हैं, ऐसे जो भी नेशनलाइज बैंक्स है ना, इस बैंक के जो भी सीए या फिर जो वैल्यूएशन करने वाले अथोराइज पीपल है, वो जाते हैं 20 में एम्प्लॉय में, इस कंपनी में एम्प्लॉय कितने हैं, परमानेंट कितने हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट वाले कितने हैं, उनको पेमेंट टाइम पे जाता है क्या, यह सब जानकारी विथ बैलेंस। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रॉफिट में कितना है। अगर ये प्रॉफिट में है तो पब्लिक को भी कुछ पैसे बांट सकते हैं, जैसे डिविडेंड हो गया, बोनस हो गया, स्प्लिट हो गया। और मार्केट के साथ साथ देख रहे हो, मार्केट कुछ साल पहले 2019 में 12,000-13,000 पे निपटी था। हाँ, अभी आप देख रहे हो 20,000 26,000 टच किया है, 22,000 के आसपास है, 22,800 500 23,000। तो मार्केट के साथ साथ ये कंपनी का स्टॉक भी बढ़ता है। तो इसीलिए आईपीओ का ये इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी के लिए ये फायदे हो सकते हैं। अभी आपके लिए क्या फायदा होगा सर, ये तो हो गया कंपनी के लिए, मेरे लिए क्या होगा भाई, मैं पैसे लगा रहा हूँ। मिनिमम अमाउंट आप 15,000 लगा सकते हो, मैक्सिमम अमाउंट आप 1.5 लाख लगा सकते हो। यहाँ तक समझ गए, मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट। इससे ज़्यादा सर मुझे लगाना है तो HNI हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स में आपको क्लिक करना होता है। उसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे 3.5-4 लाख के आसपास का अमाउंट, राउंड फिगर बता रहा हूँ, लगा सकते हो। अभी FISDIs फिर से, इनके बिना तो कोई कंपनी को पैसे नहीं मिलेंगे नहीं, क्योंकि हम तो गरीब लोग हैं ना भाई। आप हम कितने पैसे ले सकते हैं, 15,000, 1 लाख, 2 लाख, इतना ही। इंडिया की जितने आबादी है उनमें से इन्वेस्टर्स कितने, अभी तो 5% के आसपास जा रहा था, उसमें भी सेबी ने क्या कर दिया, ट्रेडर का डेटा दे दिया।
एक्चुअली ट्रेडिंग में पैसे है क्या? एक्सपर्टीज अगर आपके पास है तो ट्रेडिंग में पैसे है। एक्सपर्टीज नहीं है, बेसिक्स आप जानते हो, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो इन्वेस्टर के दो टाइप्स होते हैं। एक आप जो सेबी में, एनएसए में जो शेयर्स होता है उसको डायरेक्टली आप डीमैट अकाउंट के थ्रू बाय करके रख सकते हो। कुछ सालों बाद, 3 साल से ऊपर वाला, 3 या 5 साल से ऊपर अगर आप रख रहे हो तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। आज लिया और 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 2 महीने बाद अगर बेच देते हो तो इसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते, स्विंग में आता है वो, ठीक है, वो भी माइक्रो स्विंग में आता है। तो इसलिए दूसरा, आप कोई कंपनी अगर फर्स्ट टाइम मार्केट में रजिस्टर हो रही हो तो फर्स्ट टाइम उस कंपनी के साथ जुड़ सकते हो, उसी को बोलते हैं आईपीओ। अभी आईपीओ लाने का रीजन क्या है कंपनी का? फर्स्ट और फेयर रीजन ये है कि कंपनी के पास पैसे की थोड़ी सी कमी है, इसीलिए वो बैंकों से कर्जा अगर लेंगे तो हर महीने उनको ईएमआई भरना पड़ेगा। अगर ईएमआई भरते वक्त 2-4 हफ्ते अगर बाउंस हो जाते हैं तो आप खुद इसके शिकार हुए होंगे। कितने फ़ोन आते हैं, उनके लोग कैबिन में आके बैठ जाते हैं, काम करने नहीं देते। तो ये हेडेक नहीं चाहिए मुझे एज अ कंपनी का मालिक, सीईओ, इस तरीके का हेडेक नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, फिर वैल्यू बताता हूँ कि मुझे इतने इतने करोड़ रुपए चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये करोड़ रुपए ज़्यादा है या कम है ये वैल्यूएशन करके बताते हैं, तो पैसे चाहिए। तो क्यों पैसे चाहिए? पैसे चाहिए इसलिए आईपीओ आता है, लेकिन क्यों चाहिए भाई? तो कौन सा प्रोडक्ट या फिर कौन सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बाय करने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए। तो किस तरीके का बिजनेस आप बढ़ाना चाहते हो? ऑलरेडी मेरे पास 2 कंपनीज है, मान लेता हूँ मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नांदेड़ में है और दूसरा पुणे में। मुझे बढ़ाना है फ्रेंचाइजीज, तो पैसे चाहिए, इसलिए क्या करते हैं, आईपीओ लाया जाता है। पर्पज ऑफ आईपीओ समझ में आ गया, कैपिटल रेज करने के लिए। वैल्यूएशन समझ में आ गया, कौन करता है? बैंक्स के जो भी एम्प्लॉय रहेंगे वो करेंगे, जो कि ऑथोराइजेशन में आएंगे, ये सेबी ऑथोराइज करता है। टाइप ऑफ आईपीओ क्या होता है? फिक्स प्राइस वाला आईपीओ। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आईपीओ का प्राइस है 200 रुपये और 225 रुपये। जीएमपी ग्रे मार्केट प्राइस 200 रुपये पे आईपीओ लाना चाहती है कंपनी, लेकिन उस आईपीओ के लेने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हो चुके हैं, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है बाय करने के लिए, तो उसमें कॉम्पिटेटिव प्राइस 200 से 225 हो गई, 20-25 रुपये ऊपर ज़्यादा। तो मिनिमम 200 और मैक्सिमम 225, इसके बीच में ही आपको आईपीओ अलॉटमेंट होगा, ठीक है। बुक बिल्डिंग प्राइस या फिर बुक बिल्डिंग आईपीओ, ये क्या होता है? एक्चुअली ये यही हो गया जो कि अगर आप रेगुलर इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर हो, बीड और आस्क प्राइस जानते हो ना, ब्रेथ ऑफ द मार्केट बोलते हैं। उसी तरीके से अगर आपके डीमैट में से आईपीओ को रजिस्टर करते हो, आईपीओ मान लेते हैं कि सिर्फ 1000 पीपल्स को ही देना है कंपनी को, लेकिन 10,000 पीपल्स का क्या एप्लीकेशन आके सेबी के पास पड़ा हुआ है। तो इस आईपीओ में कुछ ऐसा है कि लोगों से अलग है, तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या? बुक बिल्ड आईपीओ, डिटरमाइंड बेस्ड ऑन पब्लिक इंटरेस्ट, इसके ऊपर होता है। इंटरेस्ट मतलब वो वाला इंटरेस्ट नहीं, बैंक वाला, कि इसमें लेने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन आ चुके हैं। इस तरीके से बेनिफिट्स क्या है कंपनी के लिए, ये तो मैंने बताया। कैपिटल पूल करना, ये पहला बेनिफिट से। पब्लिक विजिबिलिटी, और अट्रैक्ट टैलेंट टू स्टॉक ऑप्शंस, स्टैल्किंग ऑफ द स्टॉक, ये भी हो जाएगा, इसके थ्रू भी कंपनी को पैसे मिल जाएंगे। स्टैल्किंग मतलब फॉलो करना कि क्या हो सकता है। अभी देखते हैं रिस्क क्या होगा अगर आप आईपीओ लेते हो तो। मार्केट फ्लक्चुएशन होता है डेली मान लेते हैं 200 रुपये का अगर आप आईपीओ ले रहे हैं तो 205 भी जाएगा वो, और 195 भी आ जाएगा। तो ये फ्लक्चुएशन में आपको कभी डर लग सकता है और कब की ऊपर जाने के बाद अच्छा भी लग सकता है। वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन है या अंडर वैल्यूएशन है या फिर फेयर वैल्यूएशन है, इन तीनों के ऊपर वो आपको बता देगा। तो कंपनी अंडर परफॉर्म है
इन्वेस्टर का मनी लॉस हो सकता है। कंपनी अगर परफॉर्म कर रहा है तो लॉस नहीं होगा। इस तरीके से कंपनी का अगर अच्छा परफॉर्मेंस है तो कहाँ पे दिखाई देगा सर, ये तो बताओ। क्वार्टरली रिजल्ट इसलिए आते हैं, हर क्वार्टर 4 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो एक साल में 3 बार हर कंपनी को रिजल्ट प्रेजेंट करने होते हैं। वहां पे हम लोगों को पता चलेगा कि इस कंपनी का क्या चल रहा है माजरा बैलेंस शीट में। या फिर आप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में अच्छे से नॉलेज रखते हो तो वो स्टॉक अगर राइज हो रहा होगा तो धीरे धीरे स्टॉक अपसाइड चला जाएगा। जैसे कि टाटा मोटर्स का मैं एग्जांपल लूंगा। 2019 में टाटा मोटर्स 39.80 के आसपास, मतलब 40 रुपीज़ के आसपास आया था। अभी क्या है 700-800 के आसपास। वैसे बजाज फिनांस, बजाज फिनसर्व, बजाज के सभी स्टॉक 600 रुपये से 6000 तक चले गए। ठीक है। टीवीएस मोटर, बजाज मोटर बोल रहा था, सॉरी, टीवीएस मोटर के भी इस तरीके से, एज वेल एज HDFC बैंक 2005 में आई थिंक 40-50 रुपए का स्टॉक अभी 1700-1800 के आसपास क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। तो इस तरीके से होता है कि धीरे धीरे वो ऊपर भी जाता है। लेकिन अंडर परफॉर्मेंस होने के बाद यस बैंक जैसा अगर कुछ घोटाला हो जाता है तो 600-700 का स्टॉक आपको 10-12 रुपए पे मिलता है। एक बार उसमें से जान चली गई तो उसमें लेके भी कुछ फायदा नहीं होता है। इसलिए आपके पास 2 तरह के नॉलेज होना चाहिए। एक टेक्निकल नॉलेज जो कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर मल्टीपल टाइप्स ऑफ चार्ट्स होते हैं उसको टेक्निकल नॉलेज बोलते हैं। दूसरा फंडामेंटल, जो हर 4 महीने में क्या आता है, कंपनी का रिजल्ट आता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, उसको आपको क्या क्या पढ़ना है वो हम आगे देखेंगे। देन जो एक किसी भी कंपनी का जो अगर IPO आ रहा है तो एक बिग इन्वेस्टर्स होता है, मैं दिखा दूंगा यहाँ पे, आप अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बिग इन्वेस्टर का लॉक इन पीरियड होता है 6 साल, 2 साल, 6 महीने, इतना लॉक इन पीरियड तक वो पैसे अपने निकाल नहीं सकता इस कंपनी में अगर लगाए तो उस तरीके से। देन लिस्टिंग कब होगा, इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, एक रील डाल दूंगा है। लिस्टिंग डेट, पैसे लगाने वाली डेट है। और आपको डीमैट में अगर IPO शो नहीं करता, NSE और BSE एक्सचेंज पे रजिस्टर होने से पहले से भी आपके डीमैट में वो शेयर्स दिखाता है। उसके बाद में रजिस्टर्स होता है। रजिस्टर अगर उस कंपनी का IPO अच्छा है तो रजिस्टर अगर आपको 200 रुपये पे मिला है तो हो सकता है 225 पे भी रजिस्टर हो जाए। आप अगर 200 रुपये पे लिया है, हो सकता है 195-180 के आसपास भी रजिस्टर हो जाए। उस कंपनी के बारे में अगर कुछ लगता है कि रिस्क है लोगों को तो ये 2 कंडीशन होते हैं, या तो अप में होता है या फिर डाउन में। तीसरी कंडीशन फ्लैट में होता है। लेकिन जैसे ही मार्केट में कोई भी शेयर्स आता है ना तो उसी जगह पे रह नहीं सकता, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आ जाएगा। जैसे कि बजाज हाउसिंग फिनांस का IPO आया था 40 रुपये के आसपास, अभी मार्केट के फ्लक्चुएशन के साथ डाउन आ चुका है। उसी तरीके से फ्लक्चुएशन के साथ आपको मैनेज करना आना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर पोर्टफोलियो। वो क्या होता है सर, वो किसी और वीडियो में आपको रिस्क मैनेज कैसे करना है ये बताता हूँ। लेकिन आप अगर ट्रेडर हो तो ऑलरेडी रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का वीडियो डाला है मैंने, यहाँ पे चेक करोगे वीडियो के लिस्ट में तो आपको मिल जाएगा। अभी सेबी क्या है, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सेबी NSE, BSE और जितने भी स्टॉक्स मार्केट में आ रहे हैं इन सबको रेगुलेशन करता है। ये रूल्स के अंदर ही आप लोगों को, मुझे, सबको काम करना पड़ता है। ठीक है। कंप्लायंस क्या है, फाइनेंशियल, लीगल और रेगुलेटरी, ये सब कुछ अगर ठीक रहा, फाइनेंस कंडीशन, रेगुलेटरी मैच होते रहेंगे तो ही सेबी IPO लाता है। अगर कुछ भी गड़बड़ दिखता है तो IPO कैंसिल भी होता है। आपने देखा होगा बहुत बार कैंसिल होता है और आपके पैसे रिफंड डेट होता है, वहाँ पे रिफंड डेट पे मिल जाएंगे। कंडीशन क्या चल रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या फिर साइडवेज है, मार्केट का सेंटिमेंट आपको पता होना चाहिए। और अवॉइड कब करोगे, स्पेकुलेशन, मतलब ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आप ले रहे हो तो थोड़ा सा रिस्की होगा। अगर आप स्विंग के हिसाब से ले रहे हो तो थोड़ा सा कम रिस्क होगा। इन्वेस्टर के हिसाब से लोगे तो थोड़ा सा कम रिस्क होगा। ठीक है। इस तरह डाइवर्सिफाई किस तरीके से करोगे,
एक आईपीओ में जितने, समझ लो मान लेता हूँ कि मेरे पास 10 लाख रुपए है, तो मैं 10 के 10 लाख रुपए एक आईपीओ में नहीं लगाऊंगा, मल्टीपल आईपीओ चूज करूंगा मल्टीपल सेक्टर के, जैसे कि आईटी सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मेटल है, और सर्विस सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, ऐसे अलग अलग सेक्टर के मैं आईपीओ ले सकता हूँ। सक्सेसफुल आईपीओ किस तरीके से होता है, जैसे कि रिलायंस का एग्जांपल हो गया, टाटा का एग्जांपल हो गया, बजाज का है, ये सक्सेसफुल आईपीओ हो चुके हैं। अभी अनसक्सेसफुल में बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी आ जाएगा। जिस प्राइस पे रजिस्टर हुआ था उस प्राइस के नीचे चल रहा है फिलहाल अभी। तो सर ये ऊपर नहीं जाएगा क्या, फिर बजाज जा सकता है भाई, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, एफपीओ मतलब पब्लिक से पूछा जाएगा, किसकी तरफ से, एक्सचेंज की तरफ से, ब्रोकर्स के तरफ से, या फिर जो वैल्यूएशन कर रहा है उनको, वो लोग एक अलग तरीके से पूछते हैं कि हम 150 रुपये प्राइस रखना चाहते हैं, तो आप कितने में लेने के लिए रेडी हो। 150 पे बहुत सारे एप्लीकेशन अगर आ गए तो उसकी प्राइस 160 से लेकर 180 भी रख सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं, फर्स्ट टाइम भी आ रहा है लेकिन ये एफपीओ के थ्रू आ रहा है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये एक प्राइस है भाई, मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए, आप कितने में भी बेच दो। तो ये 100 करोड़ रुपए जो चाहिए कंपनी को, तो ये भी कम मांग रहा है पैसे या ज्यादा मांग रहा है, इसका भी वैल्यूएशन करके वो सेबी को रिपोर्ट दिया जाता है। मार्केट क्या है, अनौपचारिक बाजार है। लीगल एक थोड़ा सा बोला जाता है कि किस तरीके से आता है, अभी इसका रिपोर्ट कोई नहीं होता है, 2-3 दिन तक ही रहता है वो ग्रे मार्केट वाला। ग्रे मार्केट अनौपचारिक बाजार है जहां आईपीओ के शेयर की खरीदी और बिक्री लिस्टिंग से पहले होती है। अतिरिक्त जो फंड आ रहा है उसको दर्शाता है, मतलब इंटरेस्ट पीपल का कितना है वहीं पे आ रहा है वो। तो इससे इश्यू प्राइस अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस जब तक दर्शाता नहीं है तब तक मैं उस आईपीओ में इंटरेस्टेड नहीं हूं। बहुत सारे लोग हैं ना ग्रे मार्केट प्राइस में ही लेने की और ग्रे मार्केट प्राइस में ही बेचने की बात करते हैं। भाई इतने कम समय में अगर आप पैसा रख रहे हो मार्केट में तो इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग या फिर स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन करने के खिलाफ मैं हूँ। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है मार्केट के बारे में, सिर्फ आप कभी कभार देखते हो, किसी के बोलने पे पैसे नहीं लगाना चाहिए। जैसे सेबी बोलता है वैसे मैं भी बोल रहा हूँ, मेरे बोलने पे या फिर किसी के बोलने पे, किसी का वीडियो देख के पैसे नहीं लगाना चाहिए जब तक आपको अच्छा सा इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई अच्छा सा एडवाइजरी ना मिले या फिर खुद को अच्छा सा नॉलेज ना हो। ठीक है, कि बीडास का मैंने पॉइंट बताया था शॉर्ट्स में। अभी क्यूआईबी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट बायर, इन्होंने कितने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट बायर है जो कि पर्टिकुलर जो भी आप आईपीओ लेना चाहते हो उसमें पैसे लगाए, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। कौन सा, यहाँ पे शेयर्स ऑफर उनको कितने किए गए वो बिड्स में और आस्क में भी। ठीक है, इनके कितना होना चाहिए मैक्सिमम, अगर ये इंटरेस्टेड है एफआईज है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट बायर मतलब एफआईज और डीआईज होते हैं, तो ये ज़्यादा एप्लीकेशन भेजे और कम में मिल रहा है इनको, तो उस आईपीओ में ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हो जाएंगे। ये एक पॉइंट। दूसरा, नेशनल इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर NII, ये भी कितने इंटरेस्टेड है, सेम जो मैंने क्यूआईबी का बताया वही रहेगा। देन रिटेल का यहाँ पे दिया होगा 1 के आसपास अगर है तो 100 एप्लीकेशन पे 100 ही आ गए। 1 पॉइंट प्लस है 1.8, 1.9 या फिर 2, तो मतलब 100 एप्लीकेशन पे 100 अगेंस्ट और आ गए तो ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया। देन टोटल कितना आ गया वो भी यहाँ पे आपको चित्तौड़गढ़.com पे दिख जाएगा। यहाँ तक समझ गए आप। अभी ऊपर आते हैं, इनका एंडिंग पीरियड में एसेट दिखाएगा, रेवेन्यू दिखाएगा। रेवेन्यू में कर्व इस तरीके से होना चाहिए, समझ लो कोई कंपनी है 100 रुपये पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट में, तो इस क्वार्टर में आपको 105 रुपये दिखना चाहिए, नेक्स्ट क्वार्टर में, उसके बाद के क्वार्टर में 110, उसके बाद के क्वार्टर में 115। इस तरीके से प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज नहीं। सर पहले क्वार्टर में ना 1000% बताया था रेवेन्यू, लेकिन इस क्वार्टर में ना 200% रेवेन्यू बताया है। लेकिन बीच में के 2-3 जो क्वार्टर है ना
पहले क्वार्टर में और अभी रिसेंट क्वार्टर में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो बहुत लॉस में है सर कंपनी। लेकिन भाई रिसेंट क्वार्टर में अगर 150 है और लास्ट क्वार्टर में 120 है तो भी कंपनी प्रॉफिट में है, ऐसा माना जाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में प्रॉफिट में ही होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कुछ पॉइंट जानने के बाद उस आईपीओ को आप अच्छा है या बुरा है, रिस्क कम है या ज़्यादा है, ये जान सकते हो। और म्यूचुअल फंड वाले एसआईपी वाले बोलते हैं कि सर आपको एफडी देगा 6-7% का रिटर्न, हम देंगे 12% का रिटर्न, बोलते हैं ना वो। पिछले साल मेरे मिड कैप फंड ने कितना परफॉर्मेंस किया था, 18% का किया था, ऐसा बोलते हैं ना म्यूचुअल फंड बेचने वाले, राइट। उसी तरीके से ये मिनिमम और मैक्सिमम इस बीच में का रेशियो बताता है कि परफॉर्मेंस इंडेक्स या फिर इंडिकेटर, तो इसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैंने थोड़ा सा पार्शियल वे में बताए, बोर कहता है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, मिनिमम कितना होना चाहिए आप बताओ। अगर आप और आसान लैंग्वेज में बता दो, 1 लाख रुपए लगाते हो या फिर 100 रुपीज़ अगर लगाते हो तो रिटर्न ऑन इक्विटी मिनिमम 15% तो भी होना ही चाहिए। सर मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी ले लो, रिटर्न ऑन इक्विटी आपका है। तो यहाँ पे 30% के आसपास भी इंडियन मार्केट के आईपीओ में देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से होता है, तो ज़्यादा लोग पैसे इन्वेस्टमेंट करने में या फिर आईपीओ में लेने में रश लगता है। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब समझ गए आप कि इस इक्विटी में मैं अगर 100 रुपये लगाता हूँ तो अगर किसी कंपनी का अगर 30% है तो 100 रुपये पे 30 रुपये मुझे प्रॉफिट हो सकता है, 30% मतलब, ठीक है। लाख रुपए पे 30,000 हो सकता है, ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में परसेंटेज में दिखाता है, जिसे ROE बोलते। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया आपका, राइट, समझ में आ गया ना, कमेंट्स करके बता दीजिए। यहाँ तक अगर आप वीडियो में बने हो तो लाइक भी कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिटर्न ऑन कैपिटल पर्टिकुलर इक्विटी, ROCE, ये कितना होना चाहिए। आपने अगर लाख रुपए लगाया है तो आपको कितना मिलना चाहिए, कम से कम 15%, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। 20% अगर है तो 20 लाख रुपए पे 20,000 रुपये होता है, 100 रुपये पे 20 रुपये होता है। सिंपल और आसान भाषा में बता रहा हूँ। बड़े बड़े फेंकने की आदत मुझे पहले से नहीं। लोगों को लगता होगा कि बहुत बहुत बड़े बड़े अमाउंट, लाखों रुपए कमाने के लिए लाखों रुपए आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो, कुछ भी हो, म्यूचुअल फंड भी हो, SIP भी हो, ठीक है। देन कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, 0.2% मिनिमम कर्जा होता है, 0.50% ये भी मिनिमम कर्जा होता है, ठीक है। RONW, रिटर्न ऑन नेट वर्थ, ये क्या होता है सर। एक जो भी मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म प्लस लॉन्ग फॉर्म बता रहा हूँ, इसको एक बार आप होमवर्क देता हूँ मैं आपको, गूगल पे डाल के देख लेना कि ये किस तरीके से कैलकुलेट हो जाता है। हैंग हो जाएगा, आपका माइंड हैंग हो जाएगा कि इसका फार्मूला इतना बड़ा है कैलकुलेट होने का कि उसको कम करके, इसलिए की परफॉर्मेंस क्या बोला गया है, इसको इंडिकेटर बोला गया है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ टॉपिक पे आते हैं। कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट में जा रही है उसको रिप्रेजेंट करता है, किसमें, परसेंटेज में। ये कितना होना चाहिए, अभी देखो 1% आ रहा है व्रस्ट है, 10% आ रहा है ठीक ठाक है, 15-20% जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना अच्छा है, उतना इन्वेस्टर्स के लिए और कंपनी के लिए भी। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है EPS, अर्निंग पर शेयर। एक शेयर के पीछे कितने रुपए मिलेंगे, ये आपके लिए इंटरेस्टेड पॉइंट रहेगा कि सर कंपनी का बहुत जान लिया, मुझे ये बताओ कि एक शेयर अगर मेरे पास है तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे। तो ये भी यहाँ पे बताया है। प्री IPO में भी बताता है और पोस्ट IPO में भी। प्री IPO में हो सकता है कि आपको 10 रुपये के अंदर मिल रहा हो या फिर 15 रुपये के अंदर मिल रहा हो, पोस्ट IPO में हो सकता है 15 से 20 रुपये मिले। EPS मतलब, ठीक है, अर्निंग पर शेयर, EPS। यहाँ तक आगे सर
अभी लास्ट पॉइंट, पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, ये क्या होता है भाई? अभी ये अदानी के शेयर्स क्यों गिरे थे पता है? वहां पे जाके देख लेना भाई, एक साल में प्राइस अर्निंग रेशियो अदानी के शेयर्स का 450 रुपीज, इतना भी ज्यादा अगर हो गया तो इसको ओवर वैल्यूएशन बोलते हैं, जो कि आरएसआई में भी दर्शाता है, ओवरबॉट जोन। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। इसलिए आपको टेक्निकल नॉलेज एज वेल एज फंडामेंटल नॉलेज पता होना चाहिए। और खुद अगर सेल्फ अपडेटेड रहना चाहते हो तो प्रकाश राजाबोईनवाड चैनल को सब्सक्राइब करके अपडेट रह सकते हो। वीडियो अच्छा लगा ना तो लाइक कीजिए। ठीक है, क्या क्या सीखा? पीएटी मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज़्यादा होना चाहिए, रेवेन्यू ज़्यादा होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, बैलेंस शीट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट गुड आना चाहिए, इंक्रीज होकर प्रॉफिट आना चाहिए, ये सीखा। देन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में रिटर्न ऑन इक्विटी, ईपीएस अर्निंग पर शेयर, RONW ये देखा हमने, हाँ, और पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा, हाँ, आईपीओ का मतलब देखा, आईपीओ के क्यों आईपीओ लाते हैं वो देखा, वैल्यूएशन किस तरीके से होता है, रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है ये देखा, एज वेल एज इंपॉर्टेंट डेट कौन से है ये भी मैंने बताया। आईपीओ कब लगाते हैं वो इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे देख रहे होंगे, एग्जांपल के लिए मैंने क्वालिटी पावर का डाला है यहाँ पे। एज वेल एज आपको आईपीओ नहीं मिलता है तो कब रिफंड होगा ये भी डेट यहाँ पे रहता है मेंशन, उसको देख लेना। देन एनएससी बीएससी पे कब रजिस्टर लिस्ट होगा ये दिखाई देगा। हाँ, इस तरीके से सभी पॉइंट हमारे यहाँ पे क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अगर इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि सर मुझे इस टॉपिक के वीडियो बना के दो कि मैं जानना चाहता हूँ, मेरे ऑल सर्विसेज फ्री है और मेरा एक ही चैनल है टेलीग्राम पे, प्रकाश राजाबोईनवाड, इसके अलावा कोई भी नहीं। रिगार्डिंग कमेंट्स करके बताइए, कमेंट सेक्शन ओपन है। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट्स करके बताइए, और लाइक किए बिना जाना नहीं, शेयर किए बिना रहना नहीं, बिल कीजिएगा। अगर कुछ सवाल है तो कमेंट्स कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज़्यादा रखिए। बाय बाय।